नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद प्रिंस के शो ट्रू डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार के चुनावों में रोजगार एक अहम मुद्दा होता है। तमाम पॉलिटिशियन रोजगार देने के नए नए दावे करते हैं जिससे कि युवाओं का सपोर्ट अपनी ओर ले लिया जाता है। लेकिन अगर रोजगार के क्षेत्र में भारत की आज की तस्वीर देखी जाए तो वो कैसी है? CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने साल 2019 में वैश्विक रोजगार दर यानी कि यहां पर पूरे विश्व की बात की जा रही, वो दर 2019 में थी 58% और कोविड के आ जाने के बाद साल 2020 में थी 55%। और वहीं अगर केवल भारत की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये रोजगार दर 43% आंकी गई है। लेकिन CMIE के अनुसार ये दर मात्र 38% है। ये दर निकाली कैसे जाती है जरा वो समझिए। CMIE द्वारा ऐसे लोगों के पास जाया जाता है जिनकी उम्र 15 या 15 से ऊपर है। फिर उनसे बातचीत कर कर उनकी जो रोजगार की स्थिति होती है उसका पता किया जाता है। इसके अनुसार जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उन लोगों का डाटा होता है जिनकी उम्र 15 या उससे ऊपर है। उसमें ये सब तय रहता है कि कितने लोग उसमें से रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग खाली हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार ये दर तय की जाती है, यानी जैसे 38% रोजगार दर है तो ऐसे समझिए उन लोगों की कुल संख्या जिनकी उम्र 15 या 15 से ऊपर है, ऐसे लोगों की संख्या अगर 1000 मान ली जाए तो सिर्फ 380 लोग ऐसे हैं जो रोजगार कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं। और उसमें से बाकी बचे 620 लोग बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं। अब सोचिए उन 62% लोगों का क्या, उनके फ्यूचर का क्या, वो आगे कैसे सरवाइव करेंगे। और अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा अधिक रही है। तो दोस्तों आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और कौन है इसका मुख्य जिम्मेदार, सरकार या हम लोग। देखते रहिए ट्रू डायरी। कोरोना काल में लॉकडाउन से उद्योग और कामकाज बंद हुए और नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी आसमान पर पहुंची। बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। This is an issue they should be focusing on. The unemployment rate and the struggles of those who are jobless. थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले एक सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले एक सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में बेरोजगारी है क्या। किसी शिक्षित या काबिल व्यक्ति द्वारा ठीक प्रयास करने के बावजूद अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है, अगर उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो कंडीशन, वो अवस्था उसके लिए बेरोजगारी है, ना कि उन लोगों के लिए जो भले ही काबिल हैं, भले ही शिक्षित हैं, लेकिन उनके द्वारा ठीक प्रयास नहीं किया जा रहा है, वो एक्टिव नहीं है, वो जागरूक नहीं है रोजगार पाने के लिए, तो वो अवस्था उनके लिए बेरोजगारी नहीं है मेरे अनुसार। और ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो रोजगार पाने के लिए एक्टिव नहीं है, जो रोजगार पाने के लिए जागरूक नहीं है, लेकिन वो बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। भारत में रोजगार की अगर बात करें तो साल 2014 से 2021 तक, सबसे पहले मैं यहां पे केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों की बात कर रहा हूं, तो 2014 से 2021 तक करीब 22 करोड़ लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से नौकरी कितने लोगों को मिली, यानी कि सीट्स कितनी अवेलेबल थी? 7,22,000 लोगों को यहां पे सिर्फ भर्ती दी गई। अब सोचिए 22 करोड़ लोगों में से केवल 7,22,000 लोगों को नौकरी दी गई। अब देखिए 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन पहला पॉइंट ये 2014 से 2021 तक का आंकड़ा है। दूसरा पॉइंट, ये जो संख्या है ये 22 करोड़ लोगों में से संख्या निकल कर आई है। और तीसरा पॉइंट, ये जो 7,22,000 लोगों की भर्ती लग भी गई है, नौकरी लग भी गई है, तो इस बात का अंदाजा आप लगा नहीं सकते कि कितने परिश्रम के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद इनको ये नौकरी मिली है। अगर एवरेजली देखा जाए, जैसे कि 22 करोड़ लोगों में से 7,22,000 लोगों की नौकरी लगी है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसी रेस की तरह, ऐसी दौड़ की तरह बन जाता है जैसे कि एक रेस में 300 लोग शामिल हैं और जो नौकरी दी जाएगी वो केवल फर्स्ट आने वाले को दी जाएगी। जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, वो भी खत्म। यानी कि अगर सेकंड और थर्ड वाले ही खत्म तो जो बाकी हैं वो तो गिनती में भी नहीं है। यानी अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको इस रेस में फर्स्ट ही आना होगा। अब सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग फर्स्ट नहीं आ पाए हैं,
जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, जो इतनी भारी संख्या में लोग बचे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सभी के सभी अशिक्षित थे या नाकाबिल थे, या मुझे लगता है सभी ऐसे भी नहीं होंगे जो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो अब सवाल पैदा होता है कि उन बच्चों का क्या जो फर्स्ट नहीं आ पाए, वो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? रॉबरी, लूटपाट, किडनैपिंग, कुछ प्रतिशत ही सही, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग रोजगार ना मिलने के कारण से अपने कदम अपराध की ओर बढ़ा लेते हैं। हालांकि ये उनका कदम पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन अपराध बढ़ने के कारण में बेरोजगारी भी अपने आप को शामिल कर लेती है। देखिए, इसी के साथ नौकरी देने के नाम पर लूटमारी, ठगी, इनके भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। होता क्या है, आजकल बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि फ्रॉड वेबसाइट्स, कंपनीज अपनी अपनी दुकानें खोले बैठी हैं और लोगों को नौकरी देने के नाम पर झांसे में फंसाती हैं और फिर उनसे कुछ पैसे उतार लिए जाते हैं। इस फ्रॉड जॉब की पूरी प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले होता क्या है कि लोग अपनी फोन स्क्रीन पर नौकरी का नाम देखते ही चकित हो जाते हैं और ज्यादा ना सोचते हुए अप्लाई कर देते हैं। फिर वहां से किसी फीमेल एचआर की कॉल आती है और वो कहती है कि सर, आपका नाम हमारी जॉब के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है और अगर आप तैयार हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ 1250 रुपए जमा करने होंगे, और अगर आप तैयार हैं तो मैं आपकी कॉल इंटरव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। फिर किसी फीमेल कैंडिडेट की कॉल आती है जिसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत सवाल जवाब होते हैं छोटे मोटे, ये दिखाने के लिए कि हाँ वाकई कोई ऑन कॉल इंटरव्यू चल रहा है, और फिर उससे कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशन सर, आपने ये इंटरव्यू क्रॉस कर लिया है। अब आप अगर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी मनी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दीजिए। कुछ 1250 रुपए हैं, आप वो सिक्योरिटी मनी के साथ दे दीजिए, और ये 1250 रुपए भी आपको आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी के साथ जोड़कर दे दी जाएगी। और बेरोजगारी के आलम में अगर किसी के सामने ये सब सीन क्रिएट किया जाता है तो उसको ये सब सिर्फ काफी नहीं लगता, उसको ये सब रियल लगता है कि बस हो गया काम, और वो ये सब ना देखते हुए कि जो सामने मुझसे बात कर रही है वो कौन है, क्या इसकी कंपनी वेरीफाइड है, इसकी कंपनी कैसी है, वो ये सब ना देखते हुए उसके चंगुल में फंस जाता है। इन चीजों से भी हमें बच के रहने की जरूरत है। अब देखिए, ये तो हो गया कि नौकरी कैसे मिल रही है, कितने लोगों को मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या सभी क्षेत्रों में लगातार अपने आप को एक बड़ी समस्या बनाए हुए है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। पहला, हमारा एजुकेशन सिस्टम, दूसरा हमारी पेरेंटिंग यानी कि हमारी गाइडेंस। ये दोनों भी मुख्य कारण हैं बेरोजगारी का। पहला, हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारी स्कूलिंग लाइफ में सबसे ज्यादा किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है? जो टीचर कहता है सिर्फ वो ही सही है। सभी बच्चों पर सेम कलर की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जूतों का कलर स्कूल के नियम अनुसार ही होना चाहिए, लड़कों के बाल हमेशा कटे हुए होने चाहिए, और अगर ये सब नहीं है तो आपको पनिश किया जाएगा, यहां तक कि आपको स्कूल में एंट्री देने तक के लिए भी मना किया जा सकता है। उसके बाद कॉलेज लाइफ में क्या होता है, या तो हम फोर्सफुली किसी डिग्री को करने के लिए कॉलेज में आए हुए होते हैं या फिर खुद से मन बनाकर आए हुए होते हैं, लेकिन कॉलेज भी कुछ ही चीजों पर फोकस बनाए रह जाता है। जैसे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर से पहले ही आपको 60% फीस जमा करनी होगी, और फिर अरे देख लीजिए ना, आप कॉलेज हॉस्टल करा लीजिए, मात्र 70,000 रुपए में पूरी साल के लिए पढ़ रहा है। इसी के साथ पढ़ाई के नाम पर हमें सिर्फ थ्योरेटिकल जानकारी तो दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। नहीं बताया जाता हमें कि इस डिग्री को, इस कोर्स के करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, हम किस किस फील्ड में अपनी एबिलिटी के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, ये सब नहीं बताया जाता है। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान हमको दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों का भला नहीं हो सकता। अब दूसरी समस्या आती है हमारी पेरेंटिंग की, हमारी गाइडेंस की। अब जन्म से ही सभी पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, या मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या फिर मेरे बच्चे सरकारी नौकरी लगाएंगे, ऐसा ही कुछ होता है। अब स्कूलिंग खत्म होते ही पेरेंट्स द्वारा जो लगातार बातें दिमाग में चलाई जा रही थी, या फिर वो जो भी अपने बच्चों को लेकर सोच रहे होते हैं, उसके अनुसार ही वो किसी कोर्स या किसी डिग्री को लेने के लिए अपने बच्चों को किसी कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। या फिर अगर उनका एम होता है कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करेगा, तो स्कूलिंग खत्म होते ही किसी कोचिंग सेंटर में डाल दिया जाता है। अब अगर किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के इस फैसले पर असहमति जताई तो तुरंत उस पर इमीडिएटली एक टैग लग जाता है
कि बदतमीज हो क्या, संस्कार नाम की चीज नहीं है। ऐसे पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही होती है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो हमें ज्यादा अच्छे से पता है कि एक सही कैरियर ऑप्शन हो सकता है, कैसे चुना जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति में किसी भी बच्चे ने कह दिया कि पापा नौकरी तो मुझे करनी है, तो काम भी मेरी पसंद का ही होना चाहिए, और अगर देखा जाए तो ये बात एकदम लॉजिकल है और सही भी है। लेकिन अगर हमारे समाज के चश्मे से देखी जाए तो ये सरासर बदतमीजी है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। तो मोस्टली यही होता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के फैसले के अनुसार ही आगे बढ़ना होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके नाकामयाब होने के। यहां पर देखिए थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। बाकी क्या कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, क्या कुछ सरकारी चीजों में रोजगार के लिए चेंजेस होने चाहिए, इसके लिए आपको तमाम एक्सपर्ट्स के नए नए जवाब देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने बताया है कि कैसे कैसे विदेशी एजुकेशन मॉडल है, एजुकेशन सिस्टम के मॉडल्स हैं, जिन्हें अगर यहाँ पर फॉलो कर दिया जाए, जिन्हें यहाँ पर लागू कर दिया जाए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले भेड़ चाल में नहीं चलना है। जैसे कि क्या होता है कि मेरे मामा का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूं, या फिर मेरे साथ के लड़के तैयारी के लिए कोटा जा रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूं। ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ आजकल हम लोगों के सामने बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें वो भी नहीं देखना है। हमें देखना है अपनी एबिलिटी को, कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, हम किस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के आधार पर अपना एक कोई फील्ड चुनो और उस फील्ड की तमाम जानकारियां इकट्ठा करो और उसको लेके एक अपनी प्लानिंग तैयार करो और बस मेहनत करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इन बातों के आधार पर आगे चल रहा हूं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो इन बातों की पुष्टि करते हैं, जो ये बताते हैं कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। बाकी वीडियो में इतना ही। मकसद यही था कि बेरोजगारी को लेकर ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हुए। जय हिंद।